शस्य श्यामल वसुंधरा के बारे में कितनी सुंदर पंक्तियां कही गई हैं। सागर है करधनी तुम्हारी, वक्षस्थल है पर्वत, धरती माँ तुम्हें मेरा प्रणाम, पैरों से स्पर्श के लिए मुझे क्षमा कर देना। इसी शस्य श्यामल वसुंधरा पर वसा है दुनिया का सबसे पुराना देश, हमारा अतुलनीय भारत। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के बारे में ऐसी यूनिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय सभ्यता अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार होने लगा है जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। आइए जानते हैं भारत के बारे में विस्तार से। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इस प्रकार भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के दक्षिण से भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार घटता गया है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों को मिलाकर तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे समय का अंतर होता है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान से तथा उत्तर में तिब्बत, अब चीन का हिस्सा, चीन तथा नेपाल और भूटान से लगी हुई है और पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत के द्वीपीय हिस्से हैं। इस प्रकार भारत की समुद्री सीमा दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और सुदूर दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा व समुद्री सीमा दोनों जुड़ी हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, गुजरात है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल का नामकरण इसके खोजी बुलक वर्कमैन ने 1912 में भारतीय देवी लक्ष्मी के एक नाम इंदिरा के आधार पर किया। इसका इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है। भारतीय मानक समय GMT। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के पास में स्थित नैनी से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो कि देश को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत सरकार के बारे में जानकारी। देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। सरकार का प्रकार संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य। राजधानी नई दिल्ली। प्रशासनिक प्रभाग 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। आजादी 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन से। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कानून प्रणाली। भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। विधायिका शाखा। भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। देश की विधायिका यानी संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा, राज्य परिषद तथा निचला सदन लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल कहलाता है। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, बल्कि हर दूसरे वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल उसके गठन से 5 वर्ष का होता है।
न्यायपालिका शाखा भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। उसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। जब कार्यपालिका अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहती है तब न्यायपालिका उसके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। 1972 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। इस सिद्धांत के तहत संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा स्पष्ट खींच दी गई है। कानून बनाना विधायिका का काम है, इसे लागू करना कार्यपालिका का। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के संविधान सम्मत होने या न होने की जांच करना न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका शाखा संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रीय झंडा आयताकार तिरंगा है, जिसमें केसरिया ऊपर है, बीच में सफेद और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला चक्र है, जो सारनाथ का अशोक चक्र है और प्रतीक को दर्शाता है। राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जयंती अर्थात महात्मा गांधी का जन्म दिवस। बिंदु संख्या 3 भारत के राज्य। वर्तमान में भारत 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ है। राज्यों की चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र द्वारा नियुक्त प्रबंधन शासन करता है। हालांकि पौंडीचेरी और दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार भी हैं। भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानियां। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, ओडिशा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश अमरावती, कर्नाटक बंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, पश्चिम बंगाल कोलकाता, पंजाब चंडीगढ़, बिहार पटना, मणिपुर इम्फाल, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलांग, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला। 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव दमन, पौंडीचेरी पुडुचेरी, लक्षद्वीप कवरत्ती, दिल्ली नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर जम्मू लद्दाख लेह। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की सीमाएं। इसमें से हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही आता रहता है। स्वेज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को छूती है। लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से भारत अलग होता है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत से पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश से अलग करती है। इसे सर साइरल रैडक्लिफ ने साल 1947 में निर्धारित किया था। इसका निर्माण मूलतः भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए किया गया था। बाद में बांग्लादेश के निर्माण के बाद ये भारत और बांग्लादेश का भी हिस्सा बन गई। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ये रेखा आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। इसे 1947 में हुए भारत पाक युद्ध विराम के बाद ही खींचा गया था। 1972 में भारत पाक युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में इस नियंत्रण रेखा को फिर से बहाल किया गया था। भारत बांग्लादेश की सीमा। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेखा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। भारत नेपाल से भी सीमा साझा करता है, जो 1751 किलोमीटर लंबी है। देश के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका के साथ भारत की समुद्री सीमा तमिलनाडु से होकर गुजरती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4057 किलोमीटर लंबी है तथा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल से अलग भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 1962 के भारत चीन युद्ध विराम के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। डूरंड रेखा वर्ष 1893 में ब्रिटिश राजनयिक सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड और उस समय के अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच डूरंड रेखा के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 7 क्लॉज अग्रीमेंट ने 2670 किलोमीटर की रेखा को मान्यता दी, जो चीन के साथ सीमा से लेकर ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा तक फैली हुई है।
वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के साथ पाकिस्तान को डूरंड रेखा विरासत में मिली और इसके साथ ही पश्तून ने रेखा को अस्वीकार कर दिया तथा अफगानिस्तान ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके और अफगानिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण ब्रिटिश इंडियन आर्मी सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने वर्ष 1914 में शिमला संधि में चीन, तिब्बत और भारत की सीमा के रूप में प्रस्तावित किया था। इस समझौते के बाद तवांग क्षेत्र और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच एक सीमा रेखा है, अर्थात पूर्वी हिमालयी क्षेत्र का चीन अधिकृत क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र, जिसे भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे खारिज करता है। यह सीमा 890 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो पश्चिम में भूटान से 260 किलोमीटर पूर्व यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक के हिस्सों को कवर करती है। महत्वपूर्ण संगम स्थल अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में होता है। व्यास एवं पार्वती भंतुर में होता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। यमुना, चंबल, पहुज, सिंध व क्वारी नदी का संगम इटावा में होता है, जो उत्तर प्रदेश में है। तुंग एवं भद्रा नदी का संगम कुडली में होता है, जो कर्नाटक में है। कृष्णा एवं तुंगभद्रा का संगम आलमपुर, कर्नाटक में होता है। यमुना एवं वेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है, जो उत्तर प्रदेश में है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम प्रयागराज में है, जहां भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान अलीपुर, पश्चिमी बंगाल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की और पथानामथिट्टा जिला, केरल। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर, उड़ीसा 6। मानस राष्ट्रीय उद्यान बरपेटा रोड, असम। प्रमुख मंदिर एवं उनके ईष्ट देव शबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है और शबरीमाला पंपा नदी के किनारे शबरीमलय पहाड़ी पर केरल में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे हेमकूट पहाड़ी के पास है। शोर मंदिर भगवान विष्णु व शिव को समर्पित है तथा महाबलीपुरम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है तथा मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर महाशक्तिपीठ मां कामाख्या को समर्पित है, यह गुवाहाटी, असम में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुखों द्वारा उक्त चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के साथ हुई। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान संगठन का 8वां सदस्य बना। सार्क के उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अवसर प्रदान करने के लिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना, आपसी विश्वास, एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ सहयोग करने के लिए। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। सचिवालय संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए सदस्य देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है। सार्क की राजभाषा अंग्रेजी है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। भारत के अंटार्कटिका अभियान भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में एक संस्थागत कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1981 में अंटार्कटिका के पहले भारतीय अभियान के साथ हुई थी। भारत वर्ष 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक रूप से इसमें शामिल हो गया। संधि से 54 हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य कर दिया, जिन क्षेत्रों पर उनके स्टेशन स्थित हैं। भारत द्वारा पहली स्थायी बस्ती 1983 में बनाई गई और इसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया। 1989 में इसकी खुदाई की गई और इसे फिर से आपूर्ति, आधार और पारगमन शिविर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दक्षिण गंगोत्री का आधा हिस्सा बर्फ में दब जाने के कारण वर्ष 1990 में इसे बंद कर दिया गया था। वर्तमान में अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री 1989 में स्थापित शिरमाकर हिल्स में तथा दूसरा भारती 2012 में स्थापित लार्सेमैन हिल्स में है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक मसौदा 2022 इसमें अंटार्कटिक की यात्राओं एवं गतिविधियों के साथ साथ महाद्वीप पर मौजूद लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों को विनियमित करने हेतु प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। यह विधेयक भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है।
इस विधेयक के अंतर्गत सख्त दिशानिर्देश और परमिट की एक प्रणाली निश्चित की गई है जो सरकार द्वारा गठित एक समिति के माध्यम से जारी की जाएगी, जिसमें बिना किसी भी अभियान या व्यक्ति को अंटार्कटिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विधेयक ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, उत्खनन या खनिज संसाधनों के संग्रह या यहां तक कि खनिज भंडार की पहचान करने संबंधी गतिविधियों पर भी रोक लगाता है। यहां केवल परमिट के साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति दी जाएगी। नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन की इस वैश्विक समस्या के संबंध में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में अंटार्कटिक में 100 किलोमीटर लंबा हिमशैल जो तीव्रता से पिघल रहा है को औपचारिक रूप से ग्लासगो नाम दिया गया। पर्यावरण। प्राचीन काल से ही मानव पर्यावरण के महत्व से परिचित है। पहले प्रातः उठते ही सब लोग सूर्य नमस्कार से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। यह उनका प्रकृति को सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमारे वेदों में कहा गया है, पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात मानव अपनी इच्छाओं को वश में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करे कि उसकी पूर्णता को क्षति नहीं पहुंचे। भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन बिश्नोई आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 363 लोगों ने वनों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह वृक्षों के संरक्षण का प्रथम आंदोलन था। चिपको आंदोलन राजस्थान में वर्ष 1973 में पेड़ों की सुरक्षा व जंगलों को संरक्षित करने हेतु ग्रामीण महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण और पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों और मानवीय घेरा बनाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन मेधा पाटकर की अगुवाई में नर्मदा नदी घाटी परियोजना के खिलाफ है, जिसमें विस्थापन जोखिम और पुनर्वास से संबंधित प्रावधान, पर्यावरणीय प्रभाव, नागरिक स्वतंत्रता के बलपूर्वक निष्कासन और नियमों का उल्लंघन इत्यादि मुद्दे शामिल हैं। अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन पश्चिमी घाट में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ। आंदोलन द्वारा पूरे पश्चिमी घाट में ग्रामीणों के वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों के लिए उनके द्वारा जंगलों के दोहन के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों के बारे में जागरूकता पैदा की गई, जो उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। टिहरी बांध विवाद। यह हाल के वर्षों में सबसे अधिक प्रचलित पर्यावरणीय आंदोलनों में से एक है। आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता, टिहरी शहर के साथ वन क्षेत्रों का जलमग्न होना आदि मुद्दे हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट। केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट कुद्रेमुख परियोजना के तहत कुंतीपुझा नदी पर एक पनबिजली बांध के निर्माण के विरुद्ध था। भारत में अधिक जैव विविधता वाले इकोजोन जैसे रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, उच्च भूमि, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वन, दलदली भूमि, मैदान, घास के मैदान, नदियों के आसपास के क्षेत्र तथा द्वीप व द्वीपसमूह आदि हैं। यहाँ 3 जैव विविध हॉटस्पॉट भी हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र। पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम 1995, ग्रीन इंडिया मिशन 2014, भारत के घटते वन क्षेत्र की रक्षा करना, वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड 1992, राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम 1972, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE 2010, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता की रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। रामसर अभिसमय 1971 आर्द्रभूमि संरक्षण पर ईरान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर। अनुमान लगाया गया है कि ओजोन परत 2040 दुनिया भर में और 2066 अंटार्कटिका पर के बीच 1980 के स्तर पर वापस आ जाएगी। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर। बेसल कन्वेंशन 1989 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पॉपको पर कम करने पर। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1992 मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान पर। जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992। पेरिस अभिसमय 1994 मरुस्थलीकरण के भौतिक, जैविक और सामाजिक पहलुओं से निपटने के लिए। अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बंगलौर में है। इसका गठन 15 अगस्त सन 1969 को किया गया था। इसके पहले इसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के सहयोग से भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से 1962 में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना के बाद 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के तहत लाया गया। वर्ष 1962 में ही तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया। भारत ने अब तक 125 अंतरिक्ष यान मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें 3 नैनो उपग्रह और 1 माइक्रो उपग्रह, 94 प्रक्षेपण मिशन, 2 पुनः प्रवेश मिशन, 34 देशों के 431 विदेशी उपग्रह, विद्यार्थियों के 15 उपग्रह और भारतीय निजी कंपनियों द्वारा निर्मित 3 उपग्रह शामिल हैं। इनमें अलग अलग पृथ्वी की निचली कक्षाओं लियो और भूतुल्यकालिक पृथ्वी कक्षाओं जियो में 53 भारतीय उपग्रह शामिल हैं। भारत ने मंगल और चंद्रमा के लिए भी मिशन पूरे किए हैं।
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2025 के परिदृश्य की परिकल्पना। 1 ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच, सुरक्षा आवश्यकताओं और मोबाइल सेवाओं के लिए उपग्रह आधारित संचार और नौपरिवहन प्रणाली विकसित करना। 2 प्राकृतिक संसाधनों, मौसम के प्रबंधन के लिए मानचित्रण क्षमता में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन अध्ययनों में सहायता करना। 3 सौरमंडल और ब्रह्मांड को और अधिक समझने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान अभियानों का विकास। 4 लांचर क्षमता विकसित करना। 5 प्रयोज्य प्रक्षेपण यानों का विकास। 6 मानव उड़ान कार्यक्रम विकसित करना। 7 पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानों का विकास। भारत को उपग्रहों के निर्माण में भी कुशलता प्राप्त है। देश का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में रूस के रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया। देश में ही डिजाइन तथा विकसित इस उपग्रह का भार 368 किलोग्राम था। उसकी अपेक्षित आयु कुल 6 साल थी, लेकिन वह 17 वर्षों तक राष्ट्र को अपनी सेवाएं देता रहा। उसके बाद उससे कहीं भारी तथा समुन्नत भास्कर 1 तथा भास्कर 2 को रूसी प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत के शुरुआती सुदूर संवेदी उपग्रह थे, जिन्हें क्रमश 7 जून 1979 तथा 20 नवंबर 1980 को अंतरिक्ष में भेजा गया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे संक्षेप में PSLV कहा जाता है। PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण प्रणाली है। इसकी ऊंचाई 44.4 मीटर है। इसके 4 चरण हैं, जो एकांतर से ठोस एवं द्रव नोदिन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। इसके प्रथम चरण में 138 टन नोदिक होता है, जो विश्व के बृहद ठोस नोदिक बूस्टरों में से एक माना जाता है। इसके 6 ठोस स्ट्रैप-ऑन नोदिक मोटर हैं, जिनमें से प्रत्येक में 12 टन ठोस नोदिक होता है। दूसरे चरण में 41.5 टन द्रव नोदिक रहता है। तीसरे चरण में 7.6 टन ठोस नोदिक रहता है तथा चौथे में 2.5 टन द्रव नोदिक सहित जुड़वा इंजन रहता है। इसी ताकतवर रॉकेट ने भारत के चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक चांद तक पहुंचाया है। चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 इसे 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपण किया गया। 8 नवंबर 2008 को इसे चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इसके बाद 14 नवंबर 2008 को इस मिशन से मून इंपैक्ट प्रोब नामक उपकरण को चंद्रमा के धरातल पर सफलतापूर्वक उतारा गया। चंद्रयान 2 इसे 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करता है और इसका नियोजित मिशन जीवनकाल 7.5 साल का है। चंद्रयान 3 इसे 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान में एक विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर शामिल हैं। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया, जहां सतह के नीचे पानी की बर्फ पाई जा सकती है। अंतरिक्ष गतिविधियों से संभावित लाभ। भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के माध्यम से राजस्व एवं रोजगार सृजन, भूराजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में देश व्यापार, जलवायु समझौते एवं वैश्विक समझौतों में अधिक अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने में सक्षम हो सकेगा। भूकंप, सुनामी तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान, निगरानी तथा प्रतिक्रिया के लिए आपदा प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। मौसम का पूर्वानुमान से कृषि क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। भारत अपनी लागत प्रभावी अंतरिक्ष क्षमताओं के कारण किफायती अंतरिक्ष यात्रा की पेशकश करने में सक्षम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को भारी वित्तीय लाभ हो सकता है। जलवायु। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यह मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कोंकण, मालाबार तट, केरल, मणिपुर। कम वर्षा वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा। अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्र कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख। यहां कृषि बिना सिंचाई के संभव नहीं है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च तापमान और सूखी सर्दी पड़ती है। 4 मौसम है। सर्दी दिसंबर से फरवरी तक, गर्मी मार्च से जून तक, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून से सितंबर तक, पश्चिमी मानसून का मौसम अक्टूबर से नवंबर तक। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का पूर्व पश्चिम सर्वाधिक विस्तार 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। देश के दक्षिणी भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि पर पड़ता है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विषुवत रेखा के निकट होने के कारण हमेशा तापमान अधिक रहता है। विषुवतीय रेखा से दूर और अधिक ऊंचाई पर स्थिति होने की वजह से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता है। देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर आता है।
केरल और तमिलनाडु में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह में यह अंतर 5 घंटे का होता है। भारत की देशांतरीय सीमा के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है। गुजरात भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश भारत के सुदूर पूर्व में स्थित है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले उगता है। भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीपीय श्रृंखला को एडम ब्रिज कहा जाता है। इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट और मन्नार द्वीप के पास पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। दोस्तों, आपने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।